अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। इस वक्त दोनों हुकूमती इत्तेहादी एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। आजाद कश्मीर में जो इलेक्शन हुआ उसके बाद अब सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है, पीपल्स पार्टी कह रही है कि यह हुकूमत भी फॉर्म 47 की है। आज हमने देखा कि दोनों साइड से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाए गए, जहां पर एक तरफ यह सारा मामला चल रहा है और अगर आप देखें जो आजाद कश्मीर की सूरत हाल है एहतजाज के हवाले से, उसके ऊपर कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही। दीगर जगहों पर आलमी मीडिया में आगे पीछे तो बहुत सारी चीजें रिपोर्ट भी हो रही हैं, उन पे गुफ्तगू भी हो रही है, लेकिन जो दोनों इत्तेहादी हैं वो इलेक्शन के ऊपर उनकी तवज्जो काफी ज्यादा है। वहां पे मामलात को बेहतर कैसे करना है उसके ऊपर कोई ज्यादा तवज्जो नजर नहीं आती है। अब ये मामला आगे किस तरफ जाएगा, आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। जहां पे ये इख्तलाफ आपको नजर आ रहा है, एट द सेम टाइम इत्तेहादियों के साथ साथ अब काबीना के अंदर भी आपको इख्तलाफ नजर आ रहा है। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि यह सिस्टम कोलैप्स कर गया है और उसके बाद हमें आगे से रद्द-ए-अमल भी नजर आया। नून लीग के कुछ वज़रा ने बड़े सख्त बयान वगैरह भी दिए। अच्छा, ये जो सारा सिस्टम ये चल रहा कैसे है और इस सिस्टम के हवाले से कुछ अर्सा पहले तक जो नून लीग के वज़रा हैं वो क्या कुछ कहते थे, क्योंकि अब ख्वाजा आसिफ साहब बहुत सारी चीजों को पॉइंट आउट कर रहे हैं। वो कभी पीसीबी के मुतालिक सवाल करते हैं, वो कभी किसी और चीज के हवाले से मोहसिन नकवी साहब के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन ये जो सिस्टम है इसके हवाले से कुछ अर्सा पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या फरमाया था, जरा सुनिएगा। जी, आपने सुना, वो ये कह रहे थे कि ये एक ऐसा हाइब्रिड निजाम है जो पाकिस्तान के लिए बड़ा खुशाइंद है। लेकिन अब इसी निजाम के हवाले से मोहसिन नकवी साहब क्या फरमा रहे हैं, एक दफा जरा दोबारा सुनिएगा। जी, आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। अच्छा, जब ये बयान आया उसके बाद हमने देखा कि कुछ वज़रा ने उसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया और राना सनाउल्लाह साहब सबसे आगे हैं रद्द-ए-अमल देने में। राना साहब ने क्या फरमाया, जरा ये भी सुन लीजिएगा। जी, आपने सुना, राना साहब कह रहे हैं कि 3.5 सालों में आपने तकरीबन 30 साल का सफर तय किया और आज आपको पता चला कि यह सिस्टम कोलैप्स कर गया। अब बड़ा क्वेश्चन यह है कि क्या यह सिस्टम कोलैप्स कर चुका है? ये हुक्मरानों के लिए तो खबर हो सकती है, लेकिन अवाम के लिए यह खबर नहीं है। अवाम के लिए तो 70 साल से यह सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा। कुछ तो देखने की जरूरत है। अगर आप मोहसिन नकवी साहब की इस बात पे इतराज करते हैं कि उन्होंने यह कहा कि यह सिस्टम कोलैप्स कर गया, लेकिन अगर आप इस पे गौर करें तो आपको वाकई नजर आता है कि यह सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब को खुद भी पता होगा। वो 13 महीने पंजाब के निगरान वजीर आला रहे। 13 महीने। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक 3 महीने में इंतखाबात करवाने होते हैं, लेकिन वो 13 महीने निगरान वजीर आला रहे। तो उनसे बेहतर कौन जानता है कि ये सिस्टम किस हद तक पहुंच चुका है, कितना कोलैप्स किया या कोलैप्स नहीं किया। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ दीगर मामलात भी हैं, कोशिश करेंगे कि अपने मेहमानों से उन पर भी रोशनी डलवाएं। सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जनाब गुल असगर खान साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के MNA और रहनुमा शफकत अवान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, सर आपका भी शुक्रिया। और नून लीग की MNA और रहनुमा शुमाइला राना साहिबा भी हमारे साथ हैं। मैं आप हजरात की इजाजत से जरा शुमाइला साहिबा से शुरू कर लूं। शुमाइला साहिबा, ये सिस्टम कोलैप्स कर गया है जो मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं और आपकी जो काबीना है उसके अंदर बैठ के कह रहे हैं, उसके बाद फिर कोई जवाब तो नहीं रहता कि सिस्टम को आगे चलाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बड़े अहम मौजू के ऊपर जो है वो मौका दिया बात करने का। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान जब से मार्ज़े वजूद में आया है और इसके सिस्टम के ऊपर जो बातें होती रही हैं, और मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो मार्शल लॉ का पीरियड है वो ज़्यादा देर तक रहा है और जो जमहूरियत का तसलसल है वो कम रहा है। और इस सिस्टम के अंदर वीकनेस तो ज़रूर होंगी, लेकिन ये सिस्टम इतना गया गुजरा भी नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि जमहूरी सिस्टम हर उस सिस्टम से बेहतर है और इस सिस्टम को, जमहूरी निज़ाम को ही चलते रहना चाहिए और इसकी आबियारी के लिए पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो तगो-दो करती हैं और इसके लिए पीपल्स पार्टी ने भी की, हमने अपनी तगो-दो की, जमहूरियत के लिए हमने कुर्बानियां भी दी, उस सिलसिले में, उस पदाश में जेलें भी काटी, मारे भी खाई, FIR भी भुगती, झूठे मुकदमात को भी फेस किया। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो भी निज़ाम जिसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब बात कर रहे थे,
उनको हक है कि वो अपनी जो आजादी राय को इस्तेमाल करते हुए वो कोई भी बात कर वैसे सकते शुमाइला, हैं। आप नहीं लेकिन समझती कि मेरा जो ख्याल उन्होंने ये है, बात की है इन प्रिंसिपल तो वो बात ठीक है ना कि नीचे तक इख्तियारात मुंतकिल नहीं हुए, अगर नए सूबे बनेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनेंगे तो उससे तो आवाम को फायदा होगा। इन प्रिंसिपल तो वो बात ठीक कर रहे हैं। देखें, आपको शायद याद होगा कि जब सूबा बहावलपुर की बात की जा रही थी इस मुतालबे की, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इसको तस्लीम किया था कि ठीक है, हम इसके सूबा बलूचिस्तान को बनाने के हक में हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आइन का जो आर्टिकल 239 है, वो बड़ा क्लियर, सब क्लास 4, वो बड़ा क्लियर और वाज़ेह है कि आइन के अंदर आप जो पार्लिमान है वो भी तनहा इसके ऊपर कोई स्टेप नहीं ले सकती। उसके लिए भी आपको सेनेट में, कौमी असम्बली में, और जिस सूबे के अंदर इंतजामी यूनिट्स का जो है वो लगाए जाएंगे, उनको अलग किया जाएगा, उसकी असम्बली से भी ये कानून पास होगा। और दूसरी बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब ने इस सिस्टम के ऊपर बात की जिस सिस्टम का वो खुद भी हिस्सा है, और उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा पोर्टफोलियो है कि जिसमें वो सिस्टम में बहुत से जो अहम काम है वो कर सकते हैं, और उन्होंने किए भी हैं। दूसरी बात यह है कि देखें, आपने किसी भी शख्स को, कोई भी शख्स जो है जिसने काम करना है, डिलीवर करना है, या जिसने मुल्क और कौम के लिए करना है, वो ओहदों का मोहताज नहीं होता। पहली तो बात यह है, ये मेरी एक राय है। ठीक। दूसरी बात यह है कि अगर ये सिस्टम इतना ही खराब है तो इस सिस्टम का हिस्सा बनने के बजाय आप इस सिस्टम पे फिर खुल के बात करें। ये नहीं है कि कैबिनेट का हिस्सा होते हुए आप एक ऐसी बात कर रहे हैं, ये चीजें जुबान ज़दे आम नहीं होनी चाहिए। इन पे बात करने के लिए कह रही है कि मोहसिन नकवी साहब या तो अपनी वजारत छोड़ दें या फिर जो है वो ये मौक़िफ़ अपनाएं। मैं आपके पास वापस आता हूं शुमाइला, मैं जरा गुल असगर खान साहब को भी शामिल करूं। आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कहां खड़ी है इस मामले पे? जी, हमारी सीएसी की बहुत पहले 2 साल पहले मीटिंग हुई थी और हमने नए सूबे बनाने के ऊपर उसमें करारदाद पास की थी, और अलीम खान साहब ने और फिर हमने MQM ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि जो सूबे बनने चाहिए और वो छोटे यूनिट्स होने ताकि डिलीवर हो सके। अतर भाई, मैंने आई बीन इन 70 कंट्रीज, मैंने आज तक कोई ऐसा मुल्क नहीं देखा जो खुशहाल भी हो और वहाँ पे डेवोल्यूशन ऑफ पावर ना हो, नीचे यूसी की हद तक जो है वो इदारे मजबूत ना हो, और वो इदारे डिलीवर भी नीचे कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल पावर्स उनके पास होती हैं और वो डिलीवर करते हैं। अब पूरी दुनिया में ऐसे डिलीवर हो सकता है। जहाँ तक सिस्टम की बात है, सिस्टम तो बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ सर, मैं लोअर मिडिल क्लास का बंदा हूँ। मैंने जब स्टडी करा था तो मैं बसों पे, मुझे किराए के पैसे नहीं थे मेरे पास इलाज के पैसे नहीं थे, तो मैं सोचता था कि वो किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूँ। सारे शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने। अच्छा, जब पॉलिटिकल पार्टीज में जब अल्लाह ने कारोबार दिया, 4 पैसे आए, तो मैंने फैसला किया कि इलेक्शन प्रोसेस कैसा बनता, तो उसमें वक्त मुझे पार्टी अच्छी लगी PTI। लेकिन मुझे पता चला कि 13 से मैंने मेहनत की 18 तक, तो पता चला कि PTI में भी जब मुझे खान साहब ने टिकट दे दिया, ये निज़ाम की बात कर रहा हूँ, निज़ाम फेल कैसे हुआ ऐसे समझने की ज़रूरत है। तो निज़ाम फेल ऐसे हुआ कि जब मुझे टिकट खान साहब ने खुद आके दे दिया, 13 से 18 तक मैं मेहनत कर रहा था, जब सब छोड़ गए तो मैंने ज्वाइन किया। और मैं आज लिख के देता हूँ, आज शफकत भाई के पास MNA शिप है, जब कभी पार्टी पावर में आएगी तो शफकत भाई नहीं होंगे, वर्कर नहीं होता वहाँ पे। वहाँ 4-5 लोग कौन होते हैं, 13 लोग चले गए, और वही शेख रशीद, वही जो पॉलिटिकल पार्टीज में, वही आपका जो परवेज इलही था, वही शेख रशीद था, वही शाह महमूद कुरैशी था, कौन थे जो नया पाकिस्तान बना रहे थे पुरानी ईंटों के साथ। टिकट वापस ले लिया, फिर एक दफा वापस ले लिया। अब जो निज़ाम अगर डिलीवर कर रहा है, मैं अपने कोलीग से पूछता हूँ कि अगर डिलीवर कर रहा है तो 3 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर कैसे हैं? अब किसी गाँव छोड़ें बलूचिस्तान को, सिंध को, आप खुशाम में चले जाएं, किसी मेरे डेरे पे बैठ जाएं, सर 90% लोग आते हैं, उनके पेमंद लगे होते हैं जूतों में भी और कपड़ों में, तो निज़ाम डिलीवर किधर कर रहा है? हमारी पोजीशन ये है कि हमारा हमसाया चाइना है, उसके पास $3.2 ट्रिलियन पड़ा हुआ है, $3200 अरब पड़ा हुआ। सऊदी अरेबिया के पास $1200 अरब अकाउंट में पड़ा हुआ, मतलब उनके पास, अब दुनिया में किसी रीजन में देख लें तो हम अगर नीचे गए, अब पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर आ जाती हैं। अब ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 239 ये कहता है, अगर हम आर्टिकल को देखते रहे, मुझे ये बताएं, पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिस्टम चल रहा है वहां के ऊपर सिंध में, सीधी बात खोले, वो सिस्टम पैसे मांगता है, हर एक को पता है वो पैसा किधर जाता है, एवरीबॉडी नोज। अब मुझे ये बताएं कि एक जो नीचे MP है, उसने टिकट लेना है पार्टी हेड से, क्या वो पार्टी हेड जो है
उसको वो कॉल करेगा कि आपने मंजूर नहीं करना, उसकी क्या हैसियत है पार्टी के अंदर तो खुद डेमोक्रेसी नहीं है। आप PMLN की अगर किसी हेड को देखें और वो कहेगा कि हमने सूबा नहीं बनाना, तो फिर किसकी जरूरत है? तो इसका मतलब तो ये है कि अच्छा, फिर जब मैं इस दफा पार्लियामेंट गया तो मुझे पता चला तर भाई कि मेरा तो पासपोर्ट का कलर ही अलग है। एक आम पाकिस्तानी तो सब पासपोर्ट पे घूमता है, मुझे पता चला कि ये तो आप ब्लू पासपोर्ट आपको मिल जाता है, आपको VIP कार्ड मिल जाता है, आपके बच्चों का इलाज फ्री है, स्कूल जो है वो आम आदमी पाकिस्तानी का अलग है। तो मुझे, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इतना बड़ा 1% मरात याफ्ता तबका 99% लोगों को, और नीचे जाके तो देखें लोग आज चाय के साथ रोटी खा रहे हैं, आज किसान की क्या हालत है, मजदूर की क्या हालत। तो अगर इन पे छोड़ना है ना पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, तो पॉलिटिकल पार्टी तो फिर डेमोक्रेसी नहीं है, तो ये सिस्टम रिवैम्प नहीं कर सकते। सिस्टम रिवैम्प करने के लिए आम आदमी के पास जाना होगा, अवाम के पास जाना होगा, वो इस सिस्टम से खुश नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज पे नहीं छोड़ा जा सकता। शफकत साहब, आपकी पार्टी के क्या मौकिफ है? वैसे खान साहब तो कहते रहे माजी के अंदर कि सूबे हर डिवीजन को सूबा बनाना है। थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा अपने भाई गुल असगर खान साहब को। पहली बात तो ये है कि मेरे जैसा एक आम आदमी, या ये भी एक आम आदमी थे, अब नहीं है, अल्लाह ताला ने इनको बड़ा माशाल्लाह आप दोनों अशराफिया बन गए। नहीं, मैं अभी आम आदमी हूँ, लेकिन मैं अदरवाइज कह रहा हूँ, मैं अब भी मिडिल क्लास हूँ, ये उससे निकल गए हैं, मैं आज भी लोअर मिडिल क्लास हूँ, लेकिन मुझे भी पहचान खान साहब ने दी है। और अगर ये गुल असगर खान आज यहाँ गुल असगर खान है, तो इनको भी पहचान इमरान खान साहब ने दी है। उसके बाद फिर ये पार्टी छोड़ के कहीं और से इलेक्शन लड़े, MNA बन गए, लेकिन इनका पहला तारफ जो मुझे हुआ वो इमरान खान और PTI की वजह से हुआ। तो आम आदमी को ऊपर लेके आना ये कोई आम बात नहीं है। इस दफ़ा इस असम्बली में मेरे जैसे 20 लोग बैठे हैं, लोअर मिडिल क्लास के, तो ये निज़ाम में जो तब्दीली आई है ये इमरान खान लेके आया है। एक मैं नहीं बैठा, मेरे जैसे 20 बैठे हैं जिनका ना दादा MNA था, ना वालिद MNA था, ना ख़ानदान में कोई MNA था, जो सोच भी नहीं सकते थे कि कभी असम्बली में जाएंगे, आज वो MNA बन के बैठे हुए हैं। तो ये इस निज़ाम में बहुत बड़ी तब्दीली इमरान खान लेके आए हैं। दूसरी, मेरे भाई बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टीज डिलीवर नहीं कर पा रही, तो मेरे भाई फिर आप किस निज़ाम की तरफ देख रहे हैं? अगर आप फिर किसी और की तरफ देख रहे हैं तो उन्होंने भी बड़ी दफ़ा इस निज़ाम में आकर अपने आप को आजमा लिया है। इस निज़ाम ने जब भी तब्दील होना है पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए होना है और प्योर डेमोक्रेसी के जरिए होना है। आप ये हाइब्रिड जो है इसको जरा साइड पे करें और प्योर डेमोक्रेसी लेके आए। पॉलिटिकल पार्टीज देखें, चले आप उसके बाद एक्सप्लेन कर। अवाम के पास जाने का मतलब डेमोक्रेसी है ना कि आप चंद लीडर जो पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं, मैं उनके पास जाए। मैं अवाम के पास, सॉरी, मैं जो बात समझा मैं वो बता रहा हूँ। अवाम के पास ही जाना और अवाम के वोटों से मुंतखब लोग अगर इस ऐवान में बैठेंगे तो ये निज़ाम तब्दील होगा। लेकिन अगर घुस बैठिए बैठेंगे, 5-5 हज़ार वोट लेने वाले भी इस असम्बली का ऐसा है और उनके मुकाबले में लाख सवा लाख लोगों ने वोट लिए हैं और वो घर बैठे हैं, फिर आप मोहसिन नकवी साहब आके कहेंगे ये निज़ाम नहीं चल रहा। और भाई जब आप ये निज़ाम बना रहे थे और उन लोगों को 5-5 हज़ार वोट लेने वालों को इस असम्बली का हिस्सा बना रहे थे और इस निज़ाम को हाइब्रिड प्लस कर रहे थे, उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया कि ये निज़ाम डिलीवर नहीं कर पाएगा? इस निज़ाम ने डिलीवर नहीं करना था। एक अच्छा डेमोक्रेटिक निज़ाम चल रहा था, आपने कहा हम बड़े लायक लोग लेके आएंगे, लेके आए हैं और ये डिलीवर करेंगे। आज उन लायक लोगों को आपने आजमा लिया और आज वो नालायक हो गए और हमें तो पहले ही पता था वो नालायक हैं और वो आज तक नहीं डिलीवर कर सके। इसलिए एक ही हल है कि आप लोगों की उमंगों के मुताबिक जब असम्बली आएगी, लोगों का वोट काउंट होगा और उनके अपने नुमाइंदे इस असेंबली में बैठेंगे तो वो उनका सोचेंगे। आप क्या कह रहे हैं कि इस असेंबली से ये नहीं होना चाहिए, पर इन प्रिंसिपल आप इस प्रिंसिपल से एग्री करते हैं कि ये डेवोल्यूशन होनी चाहिए? डेवोल्यूशन तो जरूर होनी चाहिए। मैं कहता हूँ जी कि जितना भी आपका निज़ाम बल्दियात का मजबूत होगा इतना पाकिस्तान मजबूत होगा। और ये जो बाकी सूबों की बात है तो डेफिनेटली ये एक वक्त आ गया है, अब सूबे तो जरूर बनने चाहिए। मोहसिन नकवी साहब की हर बात से मुझे इख्तिलाफ है, उनके हर काम से इख्तिलाफ है, वो PCB के चेयरमैन हो या वजीर दाखिला हो, एक एक बात से इख्तिलाफ है। लेकिन सूबों वाले मामले पे तो मेरा लीडर भी कहते थे कि सूबे बनने चाहिए और मैं भी कहता हूँ कि सूबे बनेंगे तो ये मामला जो है वो हल होंगे। चलें एक यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद थोड़ी सी बात करेंगे आजाद कश्मीर के इलेक्शंस के से। वैसे जहां तक डेवोल्यूशन का मामला है, जब भी किसी भी सियासी जमात की हुकूमत आती है, अनफॉर्चुनेटली ना बल्दियाती इंतखाबात होते हैं ना नीचे तक पावर को मुंतकिल किया जाता है। जो हमने अपनी जिंदगी में निजाम देखा
वो एक फौजी डिक्टेटर का निज़ाम था, बल्दियात का जो निज़ाम, नाजिम वाला निज़ाम लेके आए जनरल परवेज मुशर्रफ। अब कहते हुए बंदे को ये भी होता है कि लोग कहेंगे कि भाई आप क्यों उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो एक फौजी आमिर था। लेकिन हकीकी जमहूरियत अगर हमने मुकामी सतह पर देखी तो उसी दौर के अंदर देखी। पर एनीवे, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से। पीपल्स पार्टी काफ़ी संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगा रही है नून लीग पर। नून लीग आगे से कह रही है कि भाई दिल बड़ा करें और अपनी हार को तस्लीम करें, हमें मुबारक दें। तो शुमाइला, ये क्या सूरत हाल वहां पे बनी? अब ये कोई पीटीआई का बयानिया तो नहीं है, अब तो आपके अपने इत्तेहादी कह रहे हैं कि आपने फॉर्म 47+ कर दिया आज़ाद कश्मीर में। देखिए, जब भी कोई जमात इंतखाबी अमल में उतरती है तो वो सियासी हमदर्दी हासिल करने के लिए, वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए कोई बयानिया बनाती है। हमारा बयानिया जो था वो परफॉर्मेंस बेस्ड था और हमने पंजाब में और वफाक के अंदर हमने डिलीवर किया। तो मैं ये समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी के पास चूंकि परफॉर्मेंस बेस्ड कोई ऐसी चीज नहीं थी, तो उन्होंने तनकीद करना जो है वो मुनासिब समझा और उन्होंने समझा कि शायद इस तनकीद से ये जो हमारा चूरन है गिलगित बल्तिस्तान में अगर बिका तो शायद यहाँ भी ये हो जाएगा। अब मैं ये समझती हूँ कि जहां पे ये लोग जीतते हैं वहां पे तो हो जाता है शफाफ इलेक्शन, लेकिन जहां पे ये लोग हारते हैं उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर ये सवालिया निशान छोड़ देते हैं और एक ऐसी बहस छोड़ देते हैं जिसपे अगयार भी खुश होता है, आपका दुश्मन जो है वो भी घात लगाए बैठा है कि ये बेहतर है कि ये आपस में ही लड़ते रहें और कश्मीर किसी तरह इनके हाथों से निकल जाए। तो मैं ये समझती हूँ कि जो कश्मीर में जो हमें वोट पड़ा वो इसलिए भी हमें ज्यादा कामयाबी हासिल हुई। उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि इनकी हुकूमत थी, ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल नहीं कर सके, ये वहां पे डिलीवर नहीं कर सके, इनकी जीरो परफॉर्मेंस पे अवाम ने इनको जो है वो रिजेक्ट किया और शेर पर मोहर लगाकर उन्होंने शेर को कामयाब किया। और अब ये समझते हैं कि ये हमें ताना देते हैं फॉर्म 47 का। अगर ये फॉर्म 47 की हुकूमत है तो इनके वालिद साहब जो बिलावल साहब के वालिद हैं वो भी फॉर्म 47 के सदर मुमलिकत हैं। तो फिर ये सदर मुमलिकत को तस्लीम करते हैं और इस निज़ाम के ऊपर ये बात करते हैं, इस हुकूमत पे बात करते हैं। देखें, बात भी वो करें जिसकी कोई से हो, जिसको कोई अवाम तस्लीम कर ले। जब आप ये बात करते हैं तो लोग आपको जो है वो कदर की निगाह से नहीं देखते। लोग ये कहते हैं कि आप आईनी ओहदों के ऊपर विराजमान हैं, आप ये इस हुकूमत के ऊपर बात करते हैं, क्रेडिबिलिटी के ऊपर बात करते हैं, लेकिन तमाम आईनी ओहदे जो है वो आप एंजॉय कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि ये कौन सी तनकीद है कि जो मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, जहां पे ये लोग जीते वो ये सिस्टम कामयाब है, जहां पे ये लोग हार जाएं वहां पे सिस्टम की नालायकी भी शो हो जाती है और 2 नंबरी भी शो हो जाती है, फॉर्म 47 भी आ जाता है और शफाफियत के ऊपर सवालिया निशान भी उठ जाते हैं। ये पॉलिटिकल जमातों का वतीरा नहीं होना चाहिए। आपने देखा माजी में भी और अभी भी रिसेंट पास्ट में गिलगित बल्तिस्तान में हमें वोट नहीं मिला। हम चाहते तो वहां पर आप इधर उधर से इकट्ठे करके हम अपनी हुकूमत बना सकते थे, लेकिन हमने इनके मैंडेट को तस्लीम किया और हमने वहां पे अपने इनके मैंडेट को रिस्पेक्ट किया और इनको मुबारक दी और इनको कहा कि आप अपनी हुकूमत बनाएं, हम आपके साथ हैं, हम अपोजिशन में बैठकर जो है वो काम करेंगे। अब मुझे ये बताएं कि अगर कश्मीर में हम लोग जीत गए हैं और ये वहां पे हालात खराब होने के बावजूद भी लोग जो है उन्होंने ना अमन कमेटी को तस्लीम किया है, ना उन्होंने बाइकॉट किया है और टर्न आउट भी आपने देखा, लोगों का जज्बा भी आपने देखा और कश्मीरियों ने हक कश्मीरी होने का हक अदा किया, उन्होंने अपने फैसले खुद करने का और उन्होंने महाजरीन का साथ देने का और 2 लोगों को लेके साथ चलने का जो है वो फैसला किया है। और मैं ये समझती हूँ कि उनके फैसले को मैं जरा गुल असगर खान साहब को भी शामिल करता हूं क्योंकि सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, इस्तेकाम पाकिस्तान भी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है। एक तो गुल असगर भाई वहां पे जो हालात हैं कश्मीर में उनके ऊपर ज्यादा बात नहीं हो रही है, हुकूमत कहती रहे कि बड़ा टर्न आउट था, ये था वो था, उस सबको पता है कि उस तरह के हालात नहीं थे। और फिर आपकी अपनी जमात, आपके अपने जो सरबराह अलीम खान साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, तनवीर इलियास साहब तो कह रहे हैं कि हम तीसरे मरहले का बाइकआउट करेंगे, आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी बिल्कुल, मैं तो सिलेक्शन प्रोसेस में था, मैं मीरपुर में रहा, फिर मुजफ्फराबाद में रहा। वहाँ पे जो टर्न आउट है वो 20% के करीब था। जो पंजाब में अभी इलेक्शन हुआ जो 12 सीटों के ऊपर, यही तो नौजवानों का सबसे बड़ा वहाँ पे कश्मीरी नौजवानों का क्या था, इन्हीं 12 सीटों पे था। बिल्कुल ये होना चाहिए था कि वहाँ ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होता था कि हम उन नौजवानों का कॉन्फिडेंस विन करते।
उसकी बजाय हमने इस इलेक्शन पूरे प्रोसेस को मजाक बना दिया। जिस तरह पंजाब में इलेक्शन हुआ है, शरकपुरा में हमारे एजेंटों को आईपीपी के, हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं, जबरदस्ती बाहर निकाला गया। अगर धांधली नहीं करनी तो फिर जबरदस्ती बाहर निकालने की क्या जरूरत थी? तो बिल्कुल धांधली हुई है। लोग कह रहे हैं अगर आईपीपी के साथ ये सलूक हो रहा है तो ये तो बड़ा फिर बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ। अच्छा, आपके हवाले से तासुर है ना कि आप काफी करीब हैं हुकूमत जी। अब देखें कि हम कश्मीर में जब थे तो 20% का मतलब पता है क्या है? मतलब ये है कि इन दो जमातों के ऊपर नौजवानों का ट्रस्ट, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऑलरेडी वहाँ पे हुकूमत है, नून का ऑलरेडी वहाँ पे सिलसिला चलता रहा है। वो नौजवान ये कहता है कि जो पहले डिलीवर नहीं किया ना, उनका मोटरवे का लिंक है ना, उनका कोई वहाँ के ऊपर हॉस्पिटल्स की कंडीशन है ना, एयरपोर्ट्स हैं, तो उन नौजवानों को हमने एंगेज करना था। आप अगर ये देखें तो बड़ा आसानी का। दूसरा में जो आप पूछ रहे हैं कि वहाँ उस पर कोई बात नहीं कर रहा, उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। मैं 4 बातें करना जरूर चाहता हूँ। कश्मीर के ऊपर मैंने स्टडी की। देखिए, कश्मीरी जो है वो ताकत के जोर से नहीं दबेंगे आपसे। अब जितना मर्जी ताकत का इस्तेमाल करने, वो नहीं दबने वाले, पहली बात। अब उनको कैसे एंगेज किया जा सकता है? देखें, कश्मीर को, कश्मीरियों को हक़ मलकियत दे के उनके रिसोर्स के साथ हमें टैप, देखें उनको अगर हम सिर्फ 3 साल के अंदर, मैं आपको लिख के देता हूं कि कश्मीरी पाकिस्तान को कर्जा देने की पोजीशन में, सिर्फ 3 सेक्टर ठीक कर दें सर। उनका जो मिनरल है, $ट्रिलियन के उनके पास रूबी है, उनके पास टर्मोलिन है, सिर्फ वहां पे इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देना है, वो कर लेंगे। सेकंड, आप आ जाएं हाइड्रो पावर। इस टाइम डेटा बैंक के लिए पूरी दुनिया साइट्स देखती फिर ये रन ऑफ रिवर के ऊपर 30,000 मेगावाट का पोटेंशियल है। नीलम से लेकर इधर झेलम तक आप चले जाएं, अब सिर्फ उस 30,000 मेगावाट को टैप करें, आपका नौजवान आपके साथ अटैच हो जाएगा। तीसरा सर, टूरिज्म है। टूरिज्म के लिए बुनियादी चीज इंफ्रास्ट्रक्चर है। इतना खूबसूरत दुनिया में खित्ता जो है कश्मीर है, इससे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। आप उसको करें। फिर एक और आपको पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। देखिए, आज हम 75 साल के मिनिस्टर्स बना के बैठे हुए हैं फेडरल के अंदर। 18 और 35 साल का जो नौजवान है सर, वो सोचते ही लग गया है, वो एआई की दुनिया का नौजवान है, वो आईटी की दुनिया का नौजवान है। उसको मेरे और आपके टॉक शो से इतना फर्क नहीं पड़ता, उसके हम पूरी दुनिया खुली हुई है। वो आज एक टॉपिक लिखता है, उसको सोल्यूशन आ जाता है। हमें उनको कैसे एंगेज करना है? हम जब तक उनको पॉलिटिकल प्रोसेस का ऐसा नहीं बनाएंगे। आज जब हम बैठ के फैसले कश्मीर के यहाँ पे टिकटों करते हैं, यूथ, कितनी यूथ को टिकट जो है पीएमएलएन ने दिए, कितनी यूथ को टिकट जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी। हमने तो 60% टिकट अपनी, ठीक है हम हारे, लेकिन हमने यूथ के ऊपर बेट किया। तो ये सर, और ओवरऑल आप समझते हैं कि आप मुतमईन नहीं है जो इलेक्शन प्रोसेस हुआ उसमें प्रॉब्लम था? से मुतमईन नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि हम बलूचिस्तान के मामले में गलती कर सकते हैं, पंजाब के कश्मीर के बारे में हम गलती का सोच भी नहीं सकते, और हम कर रहे हैं। ये जो इलेक्शन प्रोसेस है, इसमें वीडियोस मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और दूसरी मैं आपको बताऊं, नौजवान क्या कह रहा है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन नौजवान कह रहे हैं नूरा कुश्ती खेल रही है दोनों बड़ी पार्टीज। ये अभी 10 तारीख के बाद फिर इकट्ठे होंगे, फिर उन्हें हुकूमत करनी है, तो फिर कैसे ट्रस्ट में? वैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने अलीम खान साहब से बड़ी नाराजगी का इज़हार किया। अच्छा किया, बस पे आपने जो 2 मिनट देने हैं जी, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। अच्छा देखिए, मैं जहां जमहूरियत हो वहां के ऊपर कोई बात करना गलत होता है। ये तो सिर्फ बादशाहत में होता है कि बेटे ने बात की तो उसका सर कलम उड़ा दें, या वजीर ने बात की तो सर कलम कर दें। इख्तिलाफ राय तो जमहूरियत थी। और बात क्या थी, उन्होंने कहा था ये हम ये बना रहे हैं, और किसी की बात नहीं की थी। ख्वाजा साहब की अल्फाज सुने, वो कह रहे हैं जी कि जिस थाली में खाते हैं छेद करते हैं और इनको शर्म नहीं आती। अच्छा, मैं पूछता हूँ ख्वाजा साहब से कि ख्वाजा साहब, पहले तो आप बताएं ना कि आप उस रिहाना डार से इलेक्शन हारे हुए हैं। 2018 के अंदर आपने फोन करके जनरल एजाज की मिन्नतें तरले की थी उसके ससुर के कि आप मुझे इलेक्शन जितवाएं। तो आप किस साइड पे निकल गए हैं आप? और फिर कभी किसी को ट्रैक्टर ट्रॉली कह देते हैं, मतलब वो कहते हैं हमारी साइकिल के कोई बंदा हो जाए ना थोड़ा सा पागल हो गया, भतरा हो गया। ख्वाजा साहब छतरे हो गए, अब 76 साल के हो गए। मैं पीएमएलएन की सीनियर लीडरशिप को कहना चाहता हूं कि आप इससे रिजाइन लें फौरी तौर के ऊपर। हमें बुजुर्गों का एहतराम करना आता है, लेकिन अब बुजुर्ग जो बैठ के एक पार्टी लीडर के ऊपर, यार ये कोई बात करने वाली है उसको? जी शफकत साहब, आपने तो वैसे बाइकआउट कर दिया था इलेक्शंस का। नहीं, हमने तो बाइकआउट कर दिया था काज़मी साहब, लेकिन आज मेरे भाई की वजह से ये बहुत गैर मुनासिब बात है कि आप किसी को एज की वजह से बाइकआउट करेंगे। मैं आऊंगा शुमाइला आपके पास। तनवीर इलियास साहब कह रहे थे कि हम बाइकआउट करने का सोच रहे हैं, तो भाई हम तो पहले ही कह रहे थे कि बाइकआउट करें, ये निज़ाम डिलीवर नहीं कर पा रहा। पहले इसको निज़ाम को तो ठीक करें, पहले इलेक्शन कमीशन को ठीक करें। जब तक ये धांधली ज़्यादा निज़ाम रहेगा, यहाँ पे क्या अवामी उमंगों के मुताबिक कोई हुकूमत आएगी? नहीं आएगी। उस वक्त तो हमें बिलावल साहब खड़े होकर ताने भी दे रहे थे और मशवरे भी दे रहे थे कि जी आए बाइकाट करके बैठ गए हैं, इस निज़ाम का ऐसा बने। भाई आज आप खुद बाइकाट की बातें कर रहे हैं। हमने तो बताया है कि ये निज़ाम जो है ये मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है। और आज मेरे भाई गुलस्तर बगूर साहब बैठ के तो
धांधली की बातें कर रहे हैं कि वहाँ पे रैना डार को हराया गया, पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं धांधली हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल हक है। आज हमारा मौक़िफ़ और खान साहब का मौक़िफ़ सारी पार्टीज मान रही हैं कि 8 फरवरी 2024 को मुकम्मल तौर पर धांधली ज़दा इलेक्शन था। और इसमें वही जो हम 17 सीटें कह रहे थे, वैसे मैं 17 नहीं मानता, लोग कहते हैं मैं 9 से ऊपर नहीं मानता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीटें, वही हैं इनकी जेन्युइन सीटें। ये सारे के सारे लोग बाकी हारे हुए असम्बली में बिठाए गए हैं। तो हमारा तो जो मौक़िफ़ था सामने आ रहा है ना। और ख्वाजा आसिफ साहब अलीम खान साहब को तो कह रहे थे वजारत को छोड़ दें, लेकिन कितना अच्छा होता है मोहसिन नकवी साहब को जवाब देते। इतनी हिम्मत नहीं है उनको कि मोहसिन नकवी साहब को जवाब दें। तो कर ही नहीं, तनकीद नहीं, वजारत छोड़। देखें, मोहसिन नकवी साहब की इस बात के बाद एक काम हो जाना चाहिए था, या तो उनको वजारत से फारिग कर दिया जाता, या शहबाज शरीफ बड़ा दिल करते और एडमिट करते कि इनकी बातें ठीक है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ये हुकूमत नहीं चल पा रही और मैं छोड़ के जा रहा हूँ, या आके कहते कि इन्होंने ब्लेम किया गवर्नमेंट को, गलत किया है, और उसको वजारत से फारिग करते। इन दो में से एक काम जरूर हो जाना चाहिए था, दोनों ही नहीं हो पा रहे। ठीक है जी, चलें एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आएंगे कि जो एहतजाज की बात है जो पीटीआई से नहीं हो पा रहा, उस हवाले से पूछेंगे शफकत अवान साहब से। अब 5 अगस्त को क्या आप कुछ कर पाएंगे? एक छोटी सी ब्रेक के। वेलकम बैक जी। हमने देखा कि अलीमा खान साहिबा स्ट्रीट मूवमेंट चला रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उसकी क्या वजह है? क्या पार्टी नाकाम हुई है? वहां पे वो गई। आज हमने देखा जब वो मियां वाली आई तो रास्ते में फिर पुलिस भी नजर आई और वही रुकावटें नजर आना शुरू हो गई। लेकिन ये एक अरसे से चीजें चल रही हैं। तो शफकत साहब, ये क्या 5 अगस्त को आप लोग कुछ कर पाएंगे? कोई एहतजाज होगा? क्या होगा? देखिए, 5 अगस्त को इंशाअल्लाह ताला भरपूर एहतजाज होगा, लेकिन 5 अगस्त के एहतजाज पर मैं नहीं मानता कि बस 5 अगस्त का एहतजाज हमने कर दिया तो हमने कोई बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली। ये मुसलसल एहतजाज की ज़रूरत है और 5 अगस्त को उस लाए अमल का ऐलान होगा कि हम आगे एक मुसलसल एहतजाज किस तरह करेंगे। सूरत हाल तो ये है कि अलीमा खानम साहबा KPK से एंटर हुई हैं मियाँ वाली में, और वो अपने घर जाना चाह रही हैं जो उनका आबाई घर है मियाँ वाली में, तो वहाँ पे पुलिस ने कार्डन ऑफ किया हुआ है, उनको नहीं जाने दे रहे। ये हालत है इस पंजाब की, जिस पंजाब की बार बार बातें होती हैं। लेकिन इस सारी फस्तायत के बावजूद, इस सारे जबर के बावजूद आप देखेंगे कि 5 अगस्त को भी भरपूर एहतजाज होगा और 5 अगस्त के बाद एक लाए अमल आएगा और इंशाअल्लाह ताला हम उस वक्त तक एहतजाज जारी रखेंगे जब तक इस जालिम हुकूमत से, जो कि हुकूमत खुद मान चुकी है कि फेल हो गई है, इन गरीब लोगों की जान न छुड़ाएं। अब मसला सिर्फ इमरान खान या मसला हमारे कैदी नहीं है, मसला ये मुल्क है। ये मुल्क खुदा न खास्ता उस दहाने पर पहुंचा दिया है नाअहलों ने। इन बहुत बड़े तजर्बाकार लाए गए थे और हमें बताया गया था बड़े तजर्बाकार आ रहे हैं। इन नाअहलों ने, और कब तो वैसे ही थे, इस स्टेज पर पहुंचा दिया है कि अब गरीब आदमी रोटी से वाकई तंग है। ये तो कहते हैं ना 8400 कमाने वाला गरीब नहीं है। और मुझे इतना ही बता दें कि 8400 में एक बच्चे का दूध पूरा होता है 1 महीने का। ये इनकी सोच है। गरीब आदमी बहुत तंग हो गया है। काज़मी साहब, शुमाइला, पीटीआई को जलसे की इजाजत दी जाएगी? और आप वैसे भी कुछ कमेंट करना चाह रही थी, वो कमेंट भी कीजिएगा। और ये जो मीनारे पाकिस्तान पे और मुख्तलिफ शहरों में जलसे करना चाह रहे हैं पंजाब में, उनको इजाजत देने में कोई मुज़ायका तो नहीं होना चाहिए? मैं इस्तेकाम पार्टी से जो भाई साहब ने अभी कमेंट किया था, जो बात की थी उस पर मैं कमेंट करना चाहती हूँ कि देखिए, किसी को, गुल अस्कर खान साहब को, देखिए किसी को किसी की एज, रंग, नस्ल, शक्ल के से आप कोई पॉइंट आउट नहीं कर सकते, ना ही आप उनके ऊपर तनकीद सकते हैं कि उनकी अब एज इतनी हो गई है, अब मैं उनके पार्टी को कहूंगा उनको पीछे कर दें, फलां को आगे कर दें। आप कौन होते हैं हमारी पार्टी के मामलात करने वाले, और मैं कौन होती हूँ आपकी पार्टी के मामलात में इंटरफेरेंस करने वाली। ये मामलात जमातों के हैं, जमातें जिनको मुनासिब समझती हैं उनको वहीं पे आगे लेकर आती हैं। दूसरी बात यह है कि देखें, तहरीक जो इंसाफ है वो अगर एहतजाज करना चाहते हैं, पहले भी इनको एहतजाज की जब इन्होंने किया है, इनको जलसे की इजाजत मिली और इनके नाकाम और फेल हुए ये लोग उसमें। और ये जो अलीमा खान साहिबा अपनी स्ट्रीट मूवमेंट चला रही हैं या वो काम करना चाहती हैं, उन्होंने वो सख्त किस्म से नाला थी इन लोगों से कि आप लोग इनके इमरान खान के नाम पे वोट लेकर आते हैं लेकिन आप बाहर नहीं निकलते। अब मुझे ये बताएं कि अवाम सानिया 9 मई के बाद इनके साथ वाकई में नहीं है, ये गलतफहमी का शिकार है और इनको इस गलतफहमी से निकालने के लिए मेरा ख्याल है कि अब इनको इजाजत मिल ही जानी चाहिए ताकि इस गलतफहमी से बाहर निकलें कि लोग इनके साथ हैं। और दूसरी बात यह है कि हर
अब ये मिनी सानिया अलीमा खान नोमनी का करने एहतजाज के बेसिकली चक्कर में- पीटीआई के खिलाफ चल रहा है इस वक्त, जो वो कर रही है। नहीं, मैं समझने की कोशिश Yes, कर रहा हूँ वो ना। बात ये है कि वो इनको कई दफा कह चुकी है। आप लोगों की आपस की लड़ाइयाँ वो कई वैसे दफा खत्म कह नहीं चुकी होती है हैं। कि यहाँ भी आने की जरूरत नहीं है। वो कई दफा कह चुकी हैं यहाँ भी आने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मैं ये समझती हूँ कि अगर फैमिली पॉलिटिक्स ही करनी है, अगर फैमिली ने ही तमाम मामलात करने हैं, तो शफकत साहब को अपने घर चले जाना चाहिए। गौहर साहब जो है, बैरिस्टर गौहर है, उनको भी घर चले जाने चाहिए। सत्तू पी के सब लोगों को अपने सो जाना चाहिए, क्योंकि पार्टी तो इनकी चला रही है family.com। और दूसरी बात यह है कि ये ठीक जो है। फैसले हैं इनके अपने हैं, हमें इस पे कोई इतराज नहीं है, मगर ये इस गलतफहमी से निकल आए कि अब अवाम इनके साथ है और स्ट्रीट पावर इनके साथ है। ऐसा ठीक है। हकीकत में नहीं है। चले, मैं जरा टाइम की कमी है शुमाला, थोड़ी मैं गुल असगर खान साहब को भी शामिल करूं। एक तो आप यकीनन जी, कमेंट मैं करना चाहेंगे? बिल्कुल। और चले आप कर लें जी, कमेंट। हमारी बहन ने कहा कि जो पर्सनल किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए, हम बिल्कुल नहीं करना चाहते, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब सीनियर पॉलिटिशियन है, वो रोज जुगते मारते हैं। अब उन्होंने शीरी मजारी साहब के ऊपर कहा था कि जी वो ट्रैक्टर ट्राली है, वो एवरीबॉडी नोज, ये पर्सनल नहीं था। इस स्टेटमेंट में जिसमें हम रिएक्ट कर रहे हैं, इसमें पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी वो तो पूरा रावी में डूब गया उनका बिजनेस, और वो लोगों को जवाब, वो पर्सनल अटैक नहीं है बिजनेस के ऊपर। एक कंप्लेनेंट मौजूद नहीं है, कंप्लेनेंट तो लाए ना। जब आप किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करेंगे तो पर्सनल जवाब मिलेगा। अलीम खान साहब ने कभी किसी के ऊपर पर्सनल, इवन उस स्टेट में भी उन्होंने नवाज शरीफ का नाम भी नहीं लिया था, मुस्लिम लीग। फिर उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा जी 4 सीटें हैं तो उनकी पॉलिटिकल वर्थ क्या है? एक MNA 1 मिलियन हल्के का होता है और 40 लाख, उसकी तरह हार के नहीं हार कोई। 40, हमने तो आजाद हैसियत में 18 में भी 44,000 वोट मैंने लिए थे। हम लोग हल्कों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे 40 लाख लोगों के तो विनिंग उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। तो आप 40 लाख लोगों को कैसे कह सकते हैं कि जी आपकी पॉलिटिकल वर्थ नहीं है? GB में पार्टी बैठी है, लाहौर में पार्टी बैठी हुई है, तो आप जो खुद शीशे के घर में रह के लोगों को अटैक करेंगे तो जवाब आएगा। अच्छा, जरा मुझे ब्रीफली बताइएगा, आपको आने वाले दिनों में हालात मजीद सियासी तौर पर अदम इस्तेकाम का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं, ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग में हो रहा है? जी, सियासी तौर पे तो यकीनन अदम इस्तेकाम का शिकार होंगे मेरी नज़र के अंदर, लेकिन मुल्क के लिए बेहतर होगा। उसकी मैं वजह बता देता हूँ कि अब ये मुल्क इस तरह चल नहीं सकेगा, ये निज़ाम इस तरह चल नहीं सकेगा। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है ही नहीं, जिसको हम डेमोक्रेटिक सिस्टम कह रहे हैं, ये किधर है? ये चंद पार्टीज चंद फैमिलीज को टिकट देती हैं और रिपीटेडली उन्हीं को टिकट देती हैं। तो जो स्टेक होल्डर हैं, जो इस मुल्क के जो स्टेक होल्डर, आप ऐसे हुकूमत का हिस्सा, अगर हुकूमत का खात्मा हो तो आपको कोई दुख होगा? सर, हम तो ना तनख्वाह लेते हैं, ना गाड़ी ली हुई है, ना मैं तो पार्लिमानी सेक्रेटरी पर फ्यूल लेता हूँ, जाके चेक करवा लें। हम वो लोग हैं सर, 15 साल से हमने अपनी जवानियां दी हैं। हम तो नए पाकिस्तान के चक्कर में, जवानियां देने के चक्कर में हम उधर चले गए, उधर भी वहाँ उस्मान बुज़दार जाके वज़ीर आला बन गया आखिर के अंदर, वो बन गया महमूद, वो वहाँ पे उधर बन गया, वो नया पाकिस्तान बनते बनते रह गया। आज हम फिर उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, हम तो लगे हुए हैं। हमारे लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें सिस्टम और पाकिस्तान की अवाम इंपॉर्टेंट है। जिस सिस्टम से वो बेहतरी उनकी होगी, हम उस सिस्टम के साथ। मुझे जरा ब्रीफली बताइएगा आखिर में, शफकत साहब, कल खान साहब से मुलाकात का दिन है, लिस्ट भी आ गई, गौर साहब भी जा रहे हैं, कुछ दीगर वकला भी जा रहे हैं, मुलाकात का आपको उम्मीद है? नहीं, मुलाकात की उम्मीद अब तो छोड़ ही दी है ना। ये मुलाकात क्यों करवाएंगे? ये मुझे तो इनसे कोई उम्मीद नहीं है, अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं है। पिछले 8 साल से खान साहब को कैद तंदाई में रखा हुआ है कादिर साहब, 8 माह से, और 14 दिन से ज़्यादा ना तो इंटरनेशनल लॉज ना नेशनल लॉज अलाउ करते हैं कि किसी बंदे को कैद तन्हाई में रखा जाए। पिछले 8 माह से 9 माह से खान साहब कैद तन्हाई में हैं। कौन सा दस्तूर है इस मुल्क में, कौन सा कानून है? जुल्म है, चलें, जब तक चलता है ये चला लें। ना तो इसमें मुल्क में आइन है, ना इसमें कानून है, और आखिरी दर्जे की जो फसाइयत और जबर है। वो कहते हैं इस्तेकाम आ जाता ना, खान साहब के बयान से अदम इस्तेकाम फैलता था। चले, इस्तेकाम आ नहीं गया, खुद ही कह रहे हैं सिस्टम बैठ गया। खान साहब का तो बयान 9 माह से नहीं आया, तो 9 माह में आज यहाँ पर पहुंच गए कि आज खुद वजीर उठ के कह रहे हैं कि फॉर्म फेल हो गए, सिस्टम बैठ गया, हम कोलैप्स कर गए। चलें, आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। सोशल मीडिया पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल अगेन आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।